हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि परमाणु क्या है, परमाणु का निर्माण कैसे होता है, परमाणु को समझाने के लिए जो वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत या मॉडल प्रस्तुत किए, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है परमाणु की संरचना। तो इसमें हम देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना होता है, जैसे हम परमाणु कहते हैं, और एक ही तत्व के सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात जो परमाणु होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। यह है रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये होता है परमाणु। अब हम बात करते हैं परमाणु के निर्माण की, कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है या परमाणु का निर्माण किस प्रकार होता है। तो परमाणु के निर्माण में 3 प्रकार के कण भाग लेते हैं, और इन कणों के बगैर परमाणु के निर्माण की कल्पना करना संभव नहीं है। तो जो परमाणु का निर्माण है, 3 प्रकार के कण भाग लेते हैं। तो इसमें पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 कण परमाणु के मौलिक कण कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि परमाणु के मौलिक कणों के नाम बताइए। तो परमाणु के मौलिक कणों के 3 मौलिक कण 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, यह ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित कण है। दूसरा, इसमें एक इकाई ऋणावेश होता है। हम बात करें
इसके आवेश की, तो जो आवेश होता है वह कूलाम में, आवेश को कूलाम में मापते हैं। तो इसका जो आवेश होता है कूलाम में 1.6 गुणे 10 की पावर तो 10 की पावर 19 कूलाम होता है। और हम बात करें इसके भार की, तो जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वह हाइड्रोजन के भार का 1/1837 गुना होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन और 1837 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता की। तो जो खोजकर्ता थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की वह थे जे थॉमसन। अब हम देखते हैं प्रोटॉन कि प्रोटॉन क्या होता है। तो जो प्रोटॉन होता है यह धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण होता है और इस पर एक इकाई धनावेश होता है, एक इकाई धनावेश होता है। हम बात करते हैं आवेश की। तो कूलाम में यदि हम इसका आवेश देखें तो 1.602 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और जो भार होता है, चौथा पॉइंट भार, तो इसका जो भार होता है हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है, अर्थात 1837 गुना होता है। और जो खोजकर्ता थे प्रोटॉन की जिन्होंने खोज की थी वे थे ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूट्रॉन होता है यह आवेशहीन होता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता। अब हम इसके बात करते हैं भार की। तो जो भार होता है प्रोटॉन या हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है, अर्थात 1837। और इसके जो खोजकर्ता जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो जो परमाणु होता है वह उदासीन होता है। अब हम देखते हैं परमाणु मॉडल कि परमाणु की संरचना को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे। उनमें से पहला परमाणु मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला मॉडल थॉमसन ने दिया था। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में हम देखते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक पाया जाता है जो धनावेश होता है, धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन उस धनावेशित नाभिक में धंसे हुए होते हैं। क्योंकि इस परमाणु मॉडल की संरचना तरबूजे से मिलती है, इस कारण से इसे पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से तरबूजे में केंद्रीय भाग लाल होता है जिसकी तुलना नाभिक से की गई, और जो लाल हिस्से में काले दाने धंसे होते हैं उनकी तुलना इलेक्ट्रॉन से की गई। तो ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम देखते हैं दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इस रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने
परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, और उन्होंने अपने इस मॉडल में अल्फा कणों का प्रयोग किया। इस कारण से इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। और उन्होंने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया, जिसकी मोटाई 10⁻⁻6 nm होती है। इस पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने पाया कि जो परमाणु होता है परमाणु पर जब अल्फा कणों की बौछार की उन्होंने, तो जो अल्फा कण थे वो परमाणु से सीधा आर पार निकल गए। इससे निष्कर्ष निकलता है या सिद्ध होता है कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो जो अल्फा कण थे वो परमाणु से टकराकर कोण बनाते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। फिर 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो परमाणु से टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट आता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा कण होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है और इसी आवेश के कारण जो अल्फा कण थे वो प्रतिकर्षित होकर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए। तो अब इस परमाणु मॉडल के कुछ दोष हैं, जैसे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना। तीसरा मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल। तीसरा परमाणु मॉडल है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के बाद परमाणु की संरचना को समझाने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया था, जिसे हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और नील्स बोर का जो पूरा नाम है वह है नील्स हेनरिक डेविड बोर। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें तो जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित गोलाकार पिंड होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वृत्ताकार मार्ग में गति करते रहते हैं, इस तरह से गति करते हैं जिसे हम कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वह निश्चित ऊर्जा होती है और इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, अर्थात इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। और चौथा है, ये उस कक्षा में तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि ये ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते। यदि इनको किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो यह अगली कक्षा में चले जाते हैं। पांचवा है, इन्होंने कक्षाओं की संख्या को दर्शाने के लिए के, एल, एम, एन या 1, 2, 3, 4 संकेत दिए। तो जो के है वह पहली कक्षा है,
और L जो है वो दूसरी कक्षा, M तीसरी कक्षा और जो N है वह चौथी कक्षा है। अब हम देखते हैं अगला मॉडल। चौथा मॉडल है बोरबरी योजना या बोरबरी मॉडल। तो नील्स बोर के बाद बोर, बोहर और बरी ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल या बोरबरी योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को दर्शाया जाता है। तो इसके अनुसार नील्स बोर और बरी ने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को बताने के लिए उन्होंने 2n² का सूत्र दिया। तो उन्होंने बताया कि जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये तो है बोरबरी योजना, जिसके अनुसार हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था का ज्ञान होता है या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को वितरित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या में जैसे ये परमाणु हैं, और परमाणु का ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक में जितने धनात्मक आवेश होता है, तो जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं कार्बन 6 का, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार होता है 12। तो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु के किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जैसे यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या होगी वह 6 होगी। तो ये इसका होता है परमाणु क्रमांक। अब प्रोटॉन की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं, तो इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा वह होगा 2 और 4। 2 और 4। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ परिभाषा के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परिभाषा के अनुसार कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है, इसके अनुसार जो द्रव्यमान संख्या बनेगी वह न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। तो जैसे किसी परमाणु के
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब हम इसकी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वितरण व्यवस्था देखें यदि हम, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा? 11 होगा। अब बात करते हैं हम इसमें परमाणु भार की। तो जो इस अर्थात इसका जो परमाणु को Z बराबर 11, तो जो अब द्रव्यमान संख्या होती है जिसे हम A से दर्शाते हैं, द्रव्यमान संख्या, तो इसका भार होता है 23। तो इसमें भार कितना है? 23। अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम A से P को घटा देते हैं, मतलब द्रव्यमान से हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। तो जो द्रव्यमान होता है वह है 23 और जो प्रोटॉन है उसकी संख्या है 11। तो 23 में से 11 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 12। तो जो 12 है वो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन अर्थात P बराबर 11 और N बराबर 12। तो अब यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या होती है वह इन दोनों का योग होती है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार का निर्माण करते हैं। परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं समस्थानिक की, कि समस्थानिक क्या होता है। तो जो समस्थानिक होते हैं 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं, एक होता है सम और दूसरा होता है स्थान। स्थान से यहाँ पर हम क्रमांक या संख्या ले सकते हैं। तो वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। वे या तत्व के एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या
बराबर हो तथा परमाणु भार अलग अलग हों। समस्थानिक कहते हैं। या जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का भार 12, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, भार 14। तो अब यहाँ पर जो प्रोटॉन हैं वो दोनों के प्रोटॉन बराबर हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन हैं अर्थात उनके परमाणु भार वो अलग अलग हैं। और एक और उदाहरण देखते हैं हम, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें देखते हैं इन तीनों में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में, तो सभी का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन जो भार हैं वह अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो भार हैं इनके अलग अलग हैं और परमाणु क्रमांक बराबर हैं, अर्थात यह समस्थानिक होते हैं। और समस्थानिकों का उपयोग जैसे कोबाल्ट 60 होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग जो ग्वाइटर रोग होता है, घेंघा रोग, उसके उपचार के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं संभारक कि संभारक क्या होता है। तो संभारक में जो परमाणु भार होते हैं वो बराबर होते हैं। यह भी 2 शब्द से मिलकर बना है, सम और दूसरा है भार। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो तथा परमाणु संख्या अलग अलग हो। संभारक कहलाते हैं। या जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो। संभारक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40 और तो यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 40 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और परमाणु भार 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक हैं या प्रोटॉन का हैं तो ये अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु भार या जो न्यूट्रॉन हैं इनकी संख्या एक जैसे है।
ये उदाहरण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को भरपूर प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।